हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में क्लास 9th का साइंस सेट 2 का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर मेरा पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं, सेट 1 का भी मैं वीडियो अपलोड किया हूं, तो आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे सेट का VVI क्वेश्चन है। इसी तरह का एग्जाम में आपका इस बार क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो को देखें, मैथ का भी अपलोड किए हैं और इंग्लिश का भी अपलोड किए हैं, आप देख लीजिएगा। तो जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें और दोस्तों के साथ दबा कर शेयर कर दें। दोस्तों सभी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनके पास भी पता चले। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये साइंस का है और सेट 2 है 9th क्लास का। अब पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। नहीं पूछा है, आप अपने कान खड़ा कर लीजिएगा, नहीं पूछेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निगेटिव है। ठीक है, आप ऐसा मत सोच लेना कि सदिश राशि पूछा है, ये पूछा है सदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों सदिश राशि में क्या होता है, उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे सदिश राशि नहीं है, मतलब कि अदिश राशि पूछा है। तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, यानी कि वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे 4, 6, 8 होगा, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, तो सिर्फ वैल्यू होगा। तो ऐसा कौन इसमें है, देखिए विस्थापन का भी कुछ वैल्यू होगा, भार का भी कुछ वैल्यू होगा, त्वरण का भी, लेकिन ऐसा यहाँ पे स्पीड है, चाल है। ठीक है, इसका कोई चाल का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, दिशा नहीं होगा चाल का। ठीक है, तो यही जो है आपका सदिश राशि नहीं है, यानी कि ये चाल जो है आपका अदिश राशि है। तो वही पूछा है, अदिश राशि पूछा है, लेकिन लिख दिया कि सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को घुमा दिया है, आप अच्छे से समझिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 4 नंबर हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेकेंड नंबर में। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। देखिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, तो ये सरल भी नहीं हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता है, वृत्त भी नहीं हो सकता है। तो ये कैसा हो सकता है दूरी समय ग्राफ, तो दोस्तों इस तरह का हो सकता है, और ये कभी भी बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, वक्र होता है। ठीक है, वक्र रेखा, कर्व्ड होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन को, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज। ठीक है, तो वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, ओडोमीटर मापता है। दोस्तों ये बहुत VVI क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे, इसे याद कर लेंगे। तो ओडोमीटर क्या मापता है, तो दूरी को मापता है दोस्तों, डिस्टेंस को। ठीक है, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देख रहे होंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आपको पूछ देगा, इसको उलट करके पूछ सकता है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन को पलट दिया है, न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन बल का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। चलिए आगे चलता हूँ, बिल्कुल आसान सवाल है, एकदम हल्का सवाल है। निम्नांकित में कौन सही है, विच ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्य बराबर बल गुने समय, ये भी नहीं होता है। कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, एफ होता है। देखो W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, 5 नंबर में देखिएगा, एफ होता है। क्या होता है, एफ। ठीक है ना, तो ये आपका एफ किस में आएगा, 2 नंबर में आएगा। कार्य इज इक्वल टू बल गुने विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 6 नंबर। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका हर्ज होता है दोस्तों। क्या होता है, हर्ज। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम।
7 नंबर देखिए, 7 नंबर, वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं। तो दोस्तों पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, इन एयर साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल। कैसा हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्घ्य लेमडा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है, संबंध है। तो v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है। तो पहला ही आंसर इसका हो जाएगा, v इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे इसे। आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है। देखिए, जो हम सुन सकते हैं, जो ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड है, वो क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या इसको चेंज कर सकता है, ऐसे भी लिख सकता है कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, किलो बना देगा हर्ट्ज को। तो देखिए अब 10 नंबर है, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ। तो ये थर्ड हो जाएगा इसका आंसर, 6.0 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। ठीक है, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार है। तो देखो 20 kg वेट ऑफ अ चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो कभी भी सेंटर ऑफ द अर्थ, बीच में कभी भी जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। या किसी भी चीज का भार हो, है ना, किसी भी चीज का वेट हो, वह शून्य हो जाएगा, चाहे उसका कितना हो वेट क्यों ना हो। तो सेंटर पर हमेशा क्या होता है? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आता हूँ 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में कहता है कि दाब राशि है, प्रेशर इज क्वांटिटी ऑफ। देखो प्रेशर कैसा राशि है? दाब, जिधर हम दाब लगाएंगे, ठीक है, उधर का दाब लगेगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है। देखिए ये आपका जो है स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, दाब जो है सदिश राशि है। चलिए आगे आता है जड़त्व का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। तो ये जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, जड़त्व का गुण जो होता है सभी में होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हम रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो रेस्ट करने का मन करता है हमेशा कि रेस्ट करते रहें। तो ये जो है जड़त्व का आपको उठने नहीं देता है। ठीक है, ऑकरिंग एवरीथिंग, हर चीज़ में हो सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, चलिए आगे आता हूँ मैं। ये 14 नंबर आप देख लीजिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो यहाँ पे देखिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? इन विच स्टेट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लोवेस्ट। तो ठोस में होता है। अगर इसी को अगर चेंज करके पूछ दे आपको सबसे अधिक किस में होता है, तो गैस में हो जाएगा, क्योंकि गैस में स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, और ठोस में जो होता है अणुओं के बीच जो है कम स्पेस होता है, तो ऊर्जा सबसे कम वहीं लगेगा, और गैस ऐसे भी घूमते रहता है। तो देखिए 15 नंबर, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। बिल्कुल आसान सवाल है। जब भी अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए बोलेगा, तो आप कितना में ऐड कर लेंगे? 273, 273 में ऐड कर लेंगे, जो भी दिया हुआ रहेगा। तो 10 ऐड कर लो यहाँ पे। ठीक है, 10 ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा? 283 केल्विन, 283 केल्विन। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? 2 नंबर में। अब देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो आकार अनिश्चित होता है, द्रव में आकार अनिश्चित होता है। आप जैसा बर्तन में, जैसे मान लो हम अगर गिलास में डालते हैं तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, या किसी डब्बे में डालते हैं तो डब्बा का ग्रहण कर लेगा। तो ये जो होता है अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में हम डालेंगे द्रव को उसी का रूप ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जैसे आप तेल लेकर के आते हैं और उसको कढ़ाई में डाल देते हैं तो कढ़ाई का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात है। देखिए दोस्तों, जल का सबसे पहले सूत्र क्या होता है? तो जल का जो अणु सूत्र होता है H2O होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 ठे है। और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन है आपका 1 ही है। ठीक है, तो 16 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 2 है,
तो ये 2 गुने 1 करेंगे, ठीक है, तो ये 2 ही रहेगा, सॉरी 2 रहेगा। और अनुपात तो देखो 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो 1:8 हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है 17 का 1:8 हो जाएगा। चलिए आगे मैं आता हूँ। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिल्कुल आसान सवाल दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। देखिए क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 हो गया और 7, तो ऐसा कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन 4 में है। तो देखिए यहाँ 4 लगा दीजिए आप, ठीक है, 2 8 17। अब आते हैं यहाँ पे 19 में, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। देखिए समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होता है। इन एलिमेंट ऑफ आइसोटोप डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है समस्थानिक में, ठीक है। समस्थानिक संभारिक पढ़े होंगे आप, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और जो बच्चे हमारे कोचिंग के हैं वो तो जानते होंगे, उनको मैं पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से समस्थानिक और संभारिक। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जितने भी सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फेसबुक ग्रुप होगा और टेलीग्राम ग्रुप होगा, सभी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। आपका शेयर से ही हम लोगों का जो है मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेट होकर के आपके लिए और काम करते हैं। बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। प्लीज़ आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें। और अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है कहीं पे भी, तो कमेंट ज़रूर करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका अगर PDF आप नहीं लोड किए होंगे तो मैं इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से लोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं 20 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 18 न्यूट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या जोड़ लेंगे, ठीक है, तो आपको परमाणु द्रव्यमान पता हो जाएगा। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 18 है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, तो देखिए आप ऐड करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा आंसर। आइए 21 नंबर देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 22, ये भी क्वेश्चन VVI है। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, ये देख लीजिएगा आप। ये तो है आपका प्रोटॉन का, किसका है, प्रोटॉन का, ठीक है। केनाल रेज आर अ बीम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आइए आगे आते हैं हम। 23 नंबर, अतिचारण का संबंध है। देखिए ओवर ग्रेजिंग इज रिलेटेड टू मृदा अपरदन, सीधा बात है, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। मृदा अपरदन कब होता है, जब आवश्यकता से अधिक हम गाय बैल भैंस को या जानवर को चरा देते हैं तो मृदा अपरदन हो जाता है। वहाँ के जो मृदा होता है, मिट्टी जो होता है वो हवा के साथ बहने लगता है और पानी के साथ भी बहने लगता है। तो अतिचारण नहीं करना चाहिए। तो मृदा अपरदन का जो है अतिचारण का संबंध किससे है, तो मृदा अपरदन से है, सॉइल इरोजन से। 24, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, ये बच्चा जानता है, 70% पाया जाता है, 70%, ठीक है, 70%। आइए आगे आते हैं। हाउ मच वाटर इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 20%। देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। आवोगाड्रो संख्या का मान होता है, आवोगाड्रो संख्या, देखिए द वैल्यू ऑफ आवोगाड्रो नंबर इज, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे होगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। 26 का क्या हो जाएगा, जल का रासायनिक सूत्र। अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल है, H2O कौन नहीं जानता जल का सूत्र, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अब देखिए पेचिस का रोग कारक जीव है, द डिजीज काउजिंग
ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसेंट्री इज, तो ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 27 का। आइए 28 देखते हैं। एक संक्रामक रोग है, एक संक्रामक रोग है एन इन्फेक्शियस डिजीजेज। हैजा होता है इन्फेक्शन से, ये फैलता है कलरा, ठीक है, कलरा, ठीक है, हैजा। तो आगे आते हैं दोस्तों, आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? अरे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है 29, बहुत ही वीवीआई, कहीं कोई भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, ठीक है, सुसाइडल बैग, ठीक है। देखिए पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा झिल्ली हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली होना चाहिए 30, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए 31 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। तो दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, इसका जो है 1000 मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1000 हो सकता है, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा। 32 कोशिका का बिजली घर है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। अरे भैया कितना अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। तो कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आप याद कर लेंगे अच्छे से। 33 पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? अरे भाई ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वीवीआई हैं। तो ये हो जाएगा आपका हरित लवक, है ना, किचन ऑफ प्लांट्स एंड इज क्लोरोप्लास्ट। अब आइए आगे आते हैं 34 नंबर में, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव का नामकरण किया। तो ये वैज्ञानिक का नाम है पुरेकिंज, है ना, द साइंटिस्ट हु नेम्ड प्रोटोप्लाज्म पुरेकिंज, ठीक है, आप याद कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका पुरेकिंज आंसर होगा। 35 नंबर में आते हैं, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? वार्षिक वलय मतलब जैसे आप ये देख लीजिए कि जो पौधा जो है धीरे धीरे क्या होता है, मोटा होते जाता है, ये मोटाते जाता है, ठीक है ना। तो वार्षिक वलय ये किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों पार्श्व विभुजत्व के कारण होता है, इंटरनल मेरिस्टेम होता है, ठीक है। तो आप इसे देख लेंगे कि कौन सा इसका आंसर है। तो देखिए 35 का जो है आपका आंसर नंबर 2 है, पार्श्व विभुजत्व। और जो अगर ऊपर नीचे अगर बढ़ेगा, पौधा बढ़ेगा तो क्या हो जाता? शीर्षस्थ विभुजत्व हो जाता, ठीक है, थर्ड हो जाता। अब देखिए ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, ट्रैकिडस पाए जाते हैं। तो ट्रैकिडस कहाँ पाए जाते हैं? तो जाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रैकिडस आर फाउंड इन जाइलम। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर, मूंगफली और बादाम में, ठीक है, छिलकों में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? हरित लवक, ठीक है, सॉरी हरित लवक, स्क्लेरिड्स। इन सेल ऑफ ग्राउंडनट एंड आलमंड आर फाउंड स्क्लेरिड्स। थर्ड होगा आंसर दोस्तों, स्क्लेरिड्स, ठीक है, गलती से। चलिए देखिए 38 नंबर, कहा कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? तो ये संवहन ऊतक हैं, ठीक है, ये कैसे ऊतक हैं? संवहन। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम? तो कंडक्टिंग टिश्यूज, संवहन ऊतक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 38 का। 39 ये लास्ट होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे रंध्र के क्या कार्य हैं? तो ये एक्सचेंज करते हैं, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन दोनों काम करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए एवं बी दोनों, ठीक है। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा? स्टोमाटा का दोनों काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर, वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, ठीक है, क्या कहलाता है? तो वसीय ऊतक कहलाता है, एडिपोस टिश्यू, सॉरी, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वसीय ऊतक, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ये 2 वसीय ऊतक, ठीक। तो दोस्तों अगर यह वीडियो मेरा
आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर शेयर करेंगे और अपने जितने भी क्लासमेट होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताएंगे ताकि उनका भी अच्छा मार्क्स आ सके और वो भी अच्छा कर सकें। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए होंगे, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और सबसे पहले जितने भी वीडियो आज तक मैंने अपलोड किया है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आप अच्छा मार्क्स ला सकें। तो थैंक्स दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।